वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पोर्शन में प्रिपरेशंस और इसके नोमेनक्लेचर वगैरह सब और उनके स्ट्रक्चर वगैरह का डिस्कशन हम इससे पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा। उसके पूरे प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का, उसका पूरा लिस्ट यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा लिंक, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें हम जो करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 सेक्शन होगा, एसिडिक बिहेवियर एंड उनके केमिकल रिएक्शंस। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के देख चुके हैं, मेनली 2 चीज़ों की स्टडी की जाती है, बॉइलिंग पॉइंट्स की एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है C+O एंड OH, और यहाँ पर O में जो है C+O में O की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, C की भी है। यहाँ में C को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, पहले हम O को देख रहे हैं। तो O की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी एटम खुद भी उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, और ये पहले से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से C+O ग्रुप जो है ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। C+O का C जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और OH तो करता ही है क्योंकि O के साथ H है। 3 एटम ONF, ये तीनों एटम जब H के साथ प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो अब ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यानी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स में भी कर सकता है और वाटर के साथ भी कर सकता है। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करवाएगा। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं। हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज सॉल्युबिलिटी दोनों को अफेक्ट करता है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है, और दोनों केस में इंटरमोलिक्यूलर ही है। यहाँ पर दोनों केस में इंटरमोलिक्यूलर ही अफेक्ट करता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट में हम जब भी बात करेंगे तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, उनके आपस के मॉलिक्यूल्स में क्या बिहेवियर है, क्या उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी बात हम क्या यहाँ पर देखेंगे, जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो वाटर के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जरा आप, यदि हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं RC+O और OH, तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ सकता है, और ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ सकता है, या आगे किसी और मॉलिक्यूल के साथ आ सकता है। यानी यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका एक पूरा चेन बन रहा है, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्लियरली, और C+O ग्रुप भी इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होनी है, साथ में अल्कोहल से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्कोहल में C+O वाला ऑक्सीजन एटम नहीं था, तो ये यहाँ पर एडिशनल है। OH वहाँ पर अल्कोहल में भी प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल से लार्जर होगा। इसको हमें ध्यान में रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होना है, ये हम BP की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाती है, क्योंकि उस केस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे वीक होता जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मास इंक्रीज होता जा रहा है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो साइज पर, दूसरा मास पर। यदि कार्बन एटम यहाँ बढ़ेगा तो मास एज वेल एज साइज दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है C+O के अलावा जो कार्बन एटम है वो sp3 में है। तो sp3 वाला क्या करता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है।
क्लियरली मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है और मास तो बढ़ ही रहा है, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। लेकिन यदि हम ब्रांच्ड आइसोमर की बात करें, आइसोमेरिज्म यदि हो, आइसोमर्स हो लेकिन ब्रांचिंग वाली हो, तो ब्रांचिंग से साइज कम हो जाता है, वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। क्योंकि मास तो सेम रहेगा, तो मास तो सेम है लेकिन साइज का इफेक्ट चेंज हो गया, तो इसलिए आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पॉइंट देख लिया, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अल्कोहल से ज़्यादा होता है क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंसिव बनेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड हो। जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ता जाएगा यानी चेन बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। और तीसरी क्या बात देखी, यदि आइसोमर्स है तो उसमें यदि ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है क्योंकि साइज स्मॉल हो जाता है, मास वही रहता है। अब हम आगे आते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर। सॉल्युबिलिटी हम जनरली किस में देखते हैं, वाटर में। सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो लोअर वाला है कंप्लीटली मिसिबल होना चाहिए, ऑलमोस्ट प्रोपेनोइक एसिड तक कंप्लीटली मिसिबल है। उसके बाद एक ऑब्जर्वेबल चेंज आता है सॉल्युबिलिटी में, क्योंकि कार्बन एटम का नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि वाटर तो अपना साइज एक्सटेंड कर नहीं सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर कार्बन एटम जितना बढ़ेगा उतना ही कार्बन का नेचर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब कोवलेंट नेचर। कोवलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा यदि एक्सटेंड हो जाएगा तो क्या वो वाटर में डिजॉल्व हो पाएगा, तो नहीं। ओनली स्मॉल सा इसका पार्ट जो है COOH वाला वही डिजॉल्व होगा। क्लियरली ज़्यादा पार्ट ऊपर रह जाएगा यानी डिजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी। तो जैसे जैसे आपका कार्बन एटम बढ़ता जाएगा वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाती है। क्लियरली यदि हम दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो यदि हमने अपना साइज बढ़ाते जा रहे हैं ग्रुप का साइज, तो क्या वो सबको अलाउ करेगा, तो नहीं भी कर सकता है। यदि हमारा ग्रुप का साइज छोटा है तो शायद अलाउ कर दे, कुछ ऐसी बात यहाँ पर भी है। लेकिन यदि अपना ग्रुप का साइज बढ़ता जा रहा है तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट। यदि दूसरे के साथ मिल रहे हैं सॉल्युबिलिटी, तो ग्रुप का साइज छोटा रखना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक एनालॉजी हम ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। अब हम लोग आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखेंगे, इसमें दो तरह की चीज़ें लेनी है हमें। एक लेना है एसिडिक बिहेवियर, इसमें नेम में ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगा हुआ है, तो क्लियरली एसिडिक बिहेवियर का होगा, क्लियर है। लेकिन एसिडिक बिहेवियर देखा जाए तो नॉर्मल मिनरल एसिड से इसका बहुत कम होता है। उसका रीज़न क्या है, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके साथ बल्कि कार्बन चेन है, उस बात को ध्यान में रखेंगे। तो बल्कि कार्बन चेन होने की वजह से कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो पाती है, तो वीक एसिड होता है। लेकिन यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में कंपेयर किया जाए तो एसिडिक प्रॉपर्टी में हम डिस्कशन करेंगे उसमें क्या होगा, किससे ज़्यादा होगा किससे कम होगा। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एसिडिक बिहेवियर का क्यों है, क्योंकि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यदि हम वाटर में डिजॉल्व करें, वाटर में ये हमें H3O+ और दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन में टूट जाता है। और कार्बोक्सिलेट आयन आपका स्टेबल होता है। यदि आपका प्रोडक्ट वाली कोई स्पीसीज स्टेबल है तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, यानी वो बनेगा, यानी कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्यों है। और H3O+ इसलिए बनेगा ये भी क्योंकि H+ को लूज करने से ही कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो यानी इसमें एसिडिक बिहेवियर है, ये कंफर्म हो जाता है। अब एसिडिक बिहेवियर कैसा है तो डिपेंड करेगा ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो सबसे पहले तो देखें कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल कैसे होता है। तो स्टेबल होने के दो रीज़न है। एक तो सबसे पहले देखिए, किसी भी एटम पर यदि उसके नेचर के करस्पॉन्डिंग चार्ज हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस पर माइनस चार्ज ही है,
तो क्लियरली स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और साथ में यदि चार्ज को कोई शेयर करने वाला मिल जाए, कोई दूसरा एटम, भले वो ऑक्सीजन ही दूसरा क्यों ना हो, तो भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ रेजोनेंस बन रहा है, ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डोनेट कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, और ये अपना पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज यानी फ्री कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या बनता है, RCO- डबल बॉन्ड O। अब दोनों स्ट्रक्चर को यदि मैच किया जाए तो दो ऑक्सीजन पर ओनली -1 चार्ज है, यानी दोनों ऑक्सीजन पर -12 चार्ज है, यानी चार्ज दोनों ऑक्सीजन एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और देखा जाए तो दोनों स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिकल टाइप का दिख रहा है। तो यदि दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आइडेंटिकल टाइप के बने, एक जैसे बने, इक्विवेलेंट बोला जाता है, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, तो इक्विवेलेंट बने तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी सारी बातें मिलाकर यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इसमें एसिडिक बिहेवियर अच्छी खासी है। तो अब लेते हैं, जब इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी और एसिडिक बिहेवियर है, तो ऐसा तो फिनॉल में भी है। तो क्या फिनॉल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर कर सकते हैं? और यदि कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो जरा हम इसको देख लें। यदि हम यहाँ पर फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल हमें फिनॉक्साइड आयन देगा, यदि हम इसका रेजोनेंस बनाएं तो इसके 5 रेजोनेंस बनते हैं, जो हम कर चुके हैं एल्कोहल चैप्टर में। इसके रेजोनेंस 5 बनते हैं। मैं जिसमें से एक रेजोनेंस यहाँ पर बनाकर इंस्टेंसेस के लिए, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में डोनेट हो जाएगा बॉन्ड बनने के लिए, और यहाँ का पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। इससे हमें क्या मिल रहा है, इस ऑक्सीजन पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हट गया और नेगेटिव चार्ज आ चुका है यहाँ पर, बाकी पाई बॉन्ड अपनी जगह है। ऐसे करके ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। आप कहेंगे सर 5 जगह पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी 5 स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज बट रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो और ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बट है नहीं। इसका रीज़न क्या है, नेगेटिव चार्ज आ कहाँ पर रहा है अगले स्ट्रक्चर्स में? तो अगले स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, जो ऑक्सीजन से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसके नेचर के करस्पॉन्डिंग नहीं है। ये अपने सामने देखेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। एक एनालॉजी लेते हैं, अपने सामने देख रहा है ऑक्सीजन, जिसको वो काम मिलना चाहिए वो काम नहीं मिला उसको, इसको मिल गया वो काम, तो क्या ये करेगा? तो नहीं करेगा। क्लियरली यदि नेचर के अपोजिट चार्ज होगा तो काम नहीं करेगा, यानी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है। और दोनों स्ट्रक्चर को मिला है, क्या दोनों इक्विवेलेंट जैसा दिख रहा है? तो नहीं, इसमें नेगेटिव चार्ज किसी और एटम पर है, इक्विवेलेंट नहीं है। इस वजह से भी रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन इसकी अच्छी नहीं है। तो क्या स्टेबिलिटी ये बढ़ा पाएगा ज़्यादा? तो नहीं। यहाँ 5 स्ट्रक्चर मिलकर भी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है, जितने की 2 स्ट्रक्चर ही दे देता है। तो यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होकर भी चार्ज लाइक नेचर वाले एटम पर आने की वजह से और इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए एसिडिक बिहेवियर कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फिनॉल। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं, क्या इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी ग्रुप को अटैच करें, यदि कोई और ग्रुप अटैच हो तो क्या एसिडिक बिहेवियर पर फर्क पड़ेगा? तो यस, फर्क पड़ेगा। जो ग्रुप हम अटैच करेंगे वो ग्रुप 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पर हमें ध्यान यह रखना है कि यह कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, तो यदि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तभी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उसी की स्टेबिलिटी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर था। तो जो कोई भी नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को कम कर देगा वो सब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी इसका टेंशन, हमारा टेंशन कोई बांट ले तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, उसके साथ हमारी ज़्यादा अच्छी ठनेगी, अच्छी बनेगी, ठनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो नेगेटिव चार्ज को ले सके। कौन ले पाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो क्लियरली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यदि अटैच करते हैं तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
नेगेटिव चार्ज को उल्टा बढ़ा रहा है, तो टेंशन को बढ़ा रहा है, यानी तो क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर कम हो जाएगी। तो एसिडिक बिहेवियर को ये कम करवाता है और ये बढ़ाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे क्लोरो एसिटिक एसिड यदि लिया जाए, तो ये हमारा ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मल एसिटिक एसिड से, बट यदि हम यहीं पर प्रोपेनॉइक एसिड ले लें तो इसकी एसिडिक बिहेवियर इससे भी कम हो जाती है, क्योंकि हम इसको इसका डेरिवेटिव मानकर चलेंगे। एसिटिक एसिड को की डेरिवेटिव दोनों को मानेंगे, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या करेगा, इसके कार्बोक्सिलेट यानी इथेनॉइट एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और ये एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो ये बढ़ाएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्टेबल ये, क्योंकि इसमें कोई बढ़ाने वाला नहीं है इसके चार्ज को, यानी स्टेबिलिटी को कम करने वाला कोई नहीं है, और इस स्टेबिलिटी को और कम कर दिया तो एसिडिक बिहेवियर और कम। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि यहाँ पर CH3 है, एसिडिक बिहेवियर को कम करवा दिया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके नॉर्मल से ज़्यादा करवा दिया। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं अब केमिकल रिएक्शंस इनके। तो केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से रिएक्शंस हमें देखने हैं। सबसे पहले देखना हमें एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड इफ एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है एंड वाटर देता है। तो उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये रिएक्शन मेनली एसिड के प्रेजेंस में होता है, आप बेस के प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मिथनॉल ले लिया है, यदि हम एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये हमारा OH लूज करेगा और ये H को लूज करता है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर CO बचता है और यहाँ पर OCH3 बचेगा। O की तरफ से हमें बॉन्डिंग में लगाना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि O का बॉन्ड ही एक H जो था वो लूज हो रहा है, कम हो रहा है बॉन्ड, यानी तो हम यहाँ पर O की तरफ से यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा हो गया एस्टर, और ये यहाँ पर निकल आएगा वाटर, H यहाँ से और OH यहाँ से, ये दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम करते हैं एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। आप लोगों को याद होगा हमने एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर भी किया था, और यहाँ पर अब एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। एनहाइड्राइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन में बना चुके हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। 2 मोल ऑफ a carboxylic acid react to give anhydride in presence of H plus acid। एक मोल क्या करेगा, H को लूज करेगा, और दूसरा मोल OH को लूज करेगा। क्या बना देगा, जिसने OH को लूज किया उसके पास CH3CO बचा, और जिसने ओनली H को लूज किया उसके पास क्या बचा, OCO CH3। यहाँ पर O की तरफ से लग जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, CH3CO ट्वाइस हो गया, दोनों तरफ है, और O। ये किसका फॉर्मूला है, एनहाइड्राइड का। किस तरह से रिएक्शन होता है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमने दोनों आइडेंटिकल ले लिया, हम अलग अलग भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक हमने ले लिया यहाँ पर बेंजोइक एसिड, और एक ले लिया इथेनॉइक एसिड। इसमें से एक क्या करेगा, H को लूज करेगा, और एक करेगा OH को लूज। क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ ओनली CO बचा हुआ है, और इधर क्या है, सॉरी बेंजीन के साथ COO बचा हुआ है, इधर क्या है COCH3। एनहाइड्राइड आपका या तो दोनों कार्बन चेन सेम हो सकते हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, और दोनों नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं, यानी तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर एमाइड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम एमाइड से बना चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो यहाँ एमाइड भी फॉर्म किया जा सकता है। एमाइड फॉर्मेशन, इस पर जरा ध्यान देंगे। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन NH3 के साथ करवाएं तो NH3 में से एक H लूज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH लूज होगा। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CO, इधर NH2। ये सब रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड होते हैं, ध्यान रखना है। बाय प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, H2O। क्लियर है। अब यदि हम यहां पर थैलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, थैलिक एसिड का हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, अब यहां पर इसका हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। यदि हम NH3 के साथ करते हैं, क्लियरली ये 2 मोल NH3 के साथ रिएक्शन कर सकता है और यहां अलग अलग एमाइड फॉर्म कर सकता है। लेकिन रिएक्शन बिकॉज H+ के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये बॉन्ड आपका एक NH2 के साथ या तो ये बेंड हो जाएगा या ये, और NH3 आपका यहां से रिलीज हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर थैलीमाइड बन जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनली अमीन्स वगैरह के प्रिपरेशन में काम आता है। और यहाँ पर हमारा बाय प्रोडक्ट NH3 हो जाता है। इस बात को एकदम फोकस रखना है। अब हम इसका रिएक्शन करेंगे PCl5 PCl3 एंड SOCl2 के साथ। इन सब से हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते थे, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप है, अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो क्लियरली उसके साथ इसका रिएक्शन हो सकता है इनके साथ। और फिर यहाँ पर CO ग्रुप तो रहेगा, C डबल बॉन्ड हो, क्लियरली एसाइल हैलाइड बनेगा। तो एसाइल हैलाइड का फॉर्मेशन मेनली हम क्लोराइड लेते हैं, ध्यान रखना है। यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या SOCl2 के साथ, सब हमें यहाँ पर एसाइल हैलाइड दे देगा, एसाइल क्लोराइड दे देगा। एक्चुअली ये हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, हम मेन प्रोडक्ट को ही दिखाया करेंगे, बाय प्रोडक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं लेना है हमें। अब ज़रा देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल रियल, जैसे हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, तो इनमें से किसी भी एक से रिएक्शन करवाएं, किसी भी एक से, तो हमारे पास आ जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। प्लस बाय प्रोडक्ट यदि यहां पर देखा था HCl और SO2 बनता है, ये दोनों गैसेस हैं, आराम से हमारा बेंजोइल हैलाइड या यहाँ पर क्लोराइड जो है वो ज़्यादा मेजर अमाउंट में आएगा और प्योर फॉर्म में आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि रिडक्शन करवाया जाए, जनरली माइल्ड रिडक्शन होता है, तो ये अल्कोहल बनाता है। तो देखिए जरा, यहाँ पर LiAlH4 ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है, इंटरमीडिएट है कह सकते हैं, यह हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस सब के इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा यहाँ पर, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये रिएक्शन अल्कोहल के प्रिपरेशन में कर चुके हैं। तो जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखने जा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ जो रिएक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th में भी था, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है इसका। तो देखिए सबसे पहले हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन,
सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का कॉन्क मिक्सचर लेना है। इसके प्रेजेंस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करना है। तो इसमें से हमारा COO ग्रुप यानी कार्बोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है और RH हमारा एल्केन बन जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि 1 कार्बन एटम लेस वाला एल्केन बनाना हो तो हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। क्या इस रिएक्शन से मीथेन बन सकता है? तो यस। यदि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इथेनॉइक एसिड लेना पड़ेगा। सेम रिएजेंट लेंगे और यहाँ CH4 बन जाएगा। क्या इससे बेंजीन बन सकता है? तो यस, हमें बेंजोइक एसिड लेना पड़ेगा। 1 कार्बन एटम कम वाला हम कुछ भी बना सकते हैं। बेंजीन बन जाएगा। इस तरह से हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं इसमें। अब हम डीकार्बोक्सिलेशन का सेकंड पार्ट करेंगे, कोलविज इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी 11th में था। इसमें क्या होता है, इफ 2 मोल ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन डाइल्यूट NaOH यानी एल्कली, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इनका। तो क्लियरली जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है बचा हुआ, उसका डबलिंग वाला एल्केन बन जाएगा। यानी CH3 है तो इथेन बन जाएगा, CH3 बनेगा। यानी यहाँ पर हम जो एल्काइल ग्रुप बचा रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, CO2 हटा के क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, तो क्लियरली उसका डबलिंग वाला एल्केन बन जाएगा। इसका 11th में मैकेनिज्म भी था, यहाँ नहीं करना है हमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम इससे मीथेन बना सकते हैं? तो वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन हियर, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल कार्बन एटम को डबल होना है। मीथेन में तो एक ही कार्बन एटम है, तो उसका डबल वाला क्या होगा, कम से कम इथेन बनना चाहिए। तो इसलिए कम से कम यहाँ पर इथेन बनेगा, मीथेन नहीं बन पाएगा, डबलिंग पॉसिबल नहीं है। उसके साथ ही क्या हम यहाँ पर बेंजीन बना सकते हैं? तो वो भी नहीं बना पाएंगे, हमारा डाइफिनाइल बन जाएगा। यदि हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, इसके हमें 2 मोल लेने हैं, क्लियरली हम सेम मैकेनिज्म करेंगे तो यहाँ पर डाइफिनाइल बन जाएगा। ये सब बातें हमें एकदम ध्यान रखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होता है एनोड कैथोड पर, जिसको हमें मैकेनिज्म में हमें नहीं ले जाना है। अभी हम आगे लेते हैं। अब यदि हम पूरे यहाँ पर हमने क्या देखा, CO2 ग्रुप को हटा सकते हैं। अब CO2 ग्रुप को रखते हुए हमें रिएक्शन करवाना है बाकी कार्बन चेन में, मेनली अल्फा कार्बन में। यदि हम अल्फा कार्बन में हैलोजिनेशन करें तो वो रिएक्शन हमारा एक नेम रिएक्शन है, हेल-वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल-वोल्हार्ट जेलेंस्की में क्या है, अल्फा हैलोजिनेशन होता है। जैसे हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, इसका रिएक्शन हमने रेड फॉस्फोरस में हैलोजन लेकर इसको हीट किया, तो क्लियरली यहाँ पर अल्फा, मैं नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा कार्बन हमारा ये है CH2 में से एक H सब्स्टिट्यूट होकर X आ जाएगा और ये COOH रहेगा, बाय प्रोडक्ट हमारा HX आ जाएगा। इस तरह से अल्फा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बनता है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसको हम करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम यहाँ पर 2 रिएक्शन करेंगे। एक तो नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें बेंजोइक एसिड का करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो नाइट्रेशन करने जा रहे हैं। यदि हम नाइट्रेशन करते हैं तो क्लियरली रिएजेंट हमारा HNO3 और H2SO4 होगा,
दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो हमारा C डबल बॉन्ड O और OH यानी COOH ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टर है, क्योंकि ये -R दिखाता है। तो -R दिखाने की वजह से ध्यान रखेंगे, ये -R दिखाता है, इसलिए मेटा पर NO2 ग्रुप लगेगा। थर्ड पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगेगा COOH के रिस्पेक्ट में। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। अब यदि इसमें हम सेकंड लें, ब्रोमिनेशन, यदि हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड में, यानी तो Br2 और कैटलिस्ट लेंगे हम यहाँ पर FeBr3, ज़्यादा प्रेफरेबल है, और ये हमें मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड देगा। तो क्या यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा? फ्रीडल क्राफ्ट्स तो नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि COOH ग्रुप जो है बेंजोइक एसिड का, इसके पास है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और FeBr3 या AlCl3 जो भी है वो इससे इलेक्ट्रॉन तुरंत ही एक्सेप्ट करके इसको डीएक्टिवेट कर देगा, यानी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिंग कर लेता है। कॉम्प्लेक्सिंग करने की वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजोइक एसिड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो कॉम्प्लेक्सिंग कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिंग करने से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और वैसे ही मेटा डायरेक्टिंग बनना डीएक्टिवेशन है ही। यदि ज़्यादा डीएक्टिवेट हो गया तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा ठीक से, मेजर प्रोडक्ट नहीं आ पाता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर बिल्कुल ही एंड हो गया। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, और इसको आप लोग मेरे प्रोत्साहन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, ये भी मुझे पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।